हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th के निर्धानता चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, जिसमें आज हमें देखना है वैश्विक निर्धानता परिदृश्य। इसके पहले हमने इंटर स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय असमानताएं देखी थी, यानी इंटर स्टेट का जो डिफरेंस है उसको हमने देखा था। आज देखना है वैश्विक परिदृश्य, यानी कि एक प्रकार से कहें तो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। तो देखिए, विश्व की अगर बात करें तो पीछे आपको बताया गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा यह तय किया गया है कि जो भी विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री, जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं या विकासशील देश हैं, वहाँ जिनकी इनकम पर डे $1.9 से कम है। कितना? $1.9 से पर डे की इनकम कम है, वह लोग निर्धन होते हैं। इस आधार पर अगर देखें तो विकासशील देशों की निर्धनता का आकलन अगर हम करते हैं तो 1990 में पूरे विश्व के जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी, उन डेवलपिंग कंट्री में लगभग 35% लोग गरीब थे, यानी पॉवर्टी में थे। और उसके बाद अगर देखें 2013 में पहुंचते हैं तो 2013 तक यह परसेंट घटकर 10.68% रह जाता है, यानी 10.68% लोग हैं जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ अगर हम कहें तो निर्धनता का जो परसेंट है या निर्धनता का जो मानक है वो बहुत हद तक नीचे आया, या निर्धनता की मात्रा बहुत हद तक कम हुई। अब उसमें अगर हम अलग अलग देखें तो जैसे चीन की बात करें तो चीन का जो निर्धनता आकलन था वो पहले बहुत अधिक था, और वर्तमान में कहें तो विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्री में चीन का आकलन बहुत कम है। तो चीन की बात करें तो 1981 की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 88.3% लोग निर्धन थे। चीन में 1981 में लगभग 88.3% लोग क्या थे? निर्धन थे। इसके बाद हम लोग 2008 की बात करते हैं। 2008 तक आते आते यहाँ की निर्धनता ओनली 44.7% बची, और 2013 आते आते यह निर्धनता मात्र 1.9% बची है, यानी अब चीन में मात्र इतनी प्रतिशत निर्धनता 2013 में बची थी। तो चीन की बात करें तो यहाँ 88% से घटकर सीधे 1.9% पे निर्धनता का आकलन आया। वहीं पर हम दक्षिण एशिया यानी साउथ एशियन कंट्रियों की बात करें तो साउथ एशियन कंट्रियों में आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये सभी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और इन देशों की अगर बात करें यानी दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो इनका आकलन 1990 के आसपास 54% इनका आकलन था, जो 2013 में घटकर लगभग 15% रह गया है। यानी यहाँ भी जो निर्धनता का आंकड़ा है वो कम तो हुआ है, लेकिन चाइना की अपेक्षा कम है। यानी चाइना में निर्धनता का जो आंकड़ा है या आकलन है वह बहुत तेज़ी से नीचे आया है। इसी प्रकार से अगर कुछ ऐसी कंट्रियों की बात करें जहां निर्धनता का आकलन बिल्कुल आंकड़ा नहीं बदला है या कहें बहुत कम चेंजिंग हुई है, जैसे सहारा अफ्रीका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सहारा अफ्रीका, यानी अफ्रीका का जो सहारा के मरुस्थल डिजर्ट्स का एरिया है, उस एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ 1991 में जो निर्धनता का आकलन था वो 54% ही था जितना यहाँ था।
लेकिन 2013 में 2013 में यहाँ का आंकड़ा अभी भी 41% है, यानी 2013 में भी यहाँ 41% निर्धनता है। इसी प्रकार से लैटिन अमेरिका की बात करेंगे तो लैटिन अमेरिका में 1990 में 16% थी, जो 2013 में 5.4 बची है। लैटिन अमेरिका के क्षेत्र की बात करें तो लैटिन अमेरिका के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ का जो निर्धनता का आंकड़ा है वो 1990 में 16% था, 1990 में 16% था, जो 2013 में 5.4% बचा है। तो इस प्रकार से हमने एक निर्धनता के आंकड़ा को लिया है। बस आपको एक फाइनल चीज़ ये समझनी है कि विश्व बैंक ने, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने यह तय किया है कि विश्व से हमें इस निर्धनता को, इस पॉवर्टी को पूरी तरह से समाप्त करना है, और इसके लिए जो समय सीमा तय की गई है वो 2030 है, यानी 2030 तक विश्व बैंक द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस विश्व स्तर से निर्धनता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भी प्रकार की जो गरीबी है उसे 2030 तक समाप्त कर दिया जाएगा। अब आगे आते हैं, इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं कि भारत में जो निर्धनता के कारण हैं उनके बारे में देखना है। तो इस टॉपिक को हम हटाते हैं, इसको यहीं तक आपको देखना था। अब आगे है टॉपिक निर्धनता के कारण। देखेंगे हम लोग निर्धनता के कारण, यानी कि इसमें अगर बात करें तो निर्धनता के कारण मतलब केसेस ऑफ पॉवर्टी, केसेस ऑफ पॉवर्टी। तो केसेस ऑफ पॉवर्टी यानी निर्धनता के जो कारण हैं उनको हम कई पॉइंटों में करके देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे जो पहला रीज़न है या कारण है वह है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक रीजन्स या ऐतिहासिक कारण, ठीक है ना। तो पहला देखेंगे हिस्टोरिकल रीजन या ऐतिहासिक कारण। तो इसकी बात करें तो भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनिज्म उपनिवेशवाद आया तो इस उपनिवेशवाद के समय, इस उपनिवेश काल के समय भारत में जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू की गईं वह इस आधार पर लागू की गई कि भारत की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। इस तरह से पॉलिसीज़ को लागू किया गया, यानी कि औपनिवेशिक सरकार की जो नीतियां थी वो यहाँ के जो पारंपरिक हस्तकारी थी, हस्तकारी या जिसे कह दें ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट जो सिस्टम था उस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया या उस सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब अगर कहें तो उस समय की कुछ समस्याएं थी। पहला, भारत की जो आर्थिक नीति थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वह भी खराब हो रही थी। तो जो भारत का जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास भी कम हो रहा था। ऊपर से भारत की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, और इन दोनों रीजन ने मिलकर, यानी कि द टू कंबाइंड मेक ऑफ ग्रोथ द रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, इन दोनों रीजन्स ने मिलकर भारत की प्रति व्यक्ति आय को कम कर दिया या प्रति व्यक्ति आय को घटा दिया या इसे कम करने के कगार पर पहुंचा दिया। ओके, सेकंड नंबर पे आते हैं, कुछ इसी में अभी देख लेते हैं। सेकंड नंबर जो है वो इसका है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी भारत में हरित क्रांति प्रारंभ की गई और हरित क्रांति के माध्यम से एग्रीकल्चर्स के क्षेत्र में सुधार करके भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के, ग्रोथ करने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन इस हरित क्रांति
का जो क्षेत्र था वह बहुत सीमित था, यानी कुछ ही क्षेत्रों पर इसका प्रभाव सीमित रह गया, पूरे देश में इसका प्रभाव नहीं बढ़ पाया। तीसरा कहें तो जो पब्लिक सेक्टर हैं, सार्वजनिक सेक्टर हैं या निजी सेक्टर हैं, ठीक है ना, यानी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इनको बढ़ावा तो दिया गया, लेकिन जितनी तेज से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, रोजगार की मांग बढ़ रही थी, अपेक्षाकृत अगर देखें तो उस स्पीड से यहाँ एम्प्लॉयमेंट की मांग डेवलप नहीं हो पा रही थी या उस स्पीड से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रहा था। आगे देखते हैं। इसके बाद 4th नंबर पर आते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे इनकम, यानी कि एक प्रकार से इनइक्वलिटीज़ देखना है। इनकम की इनइक्वलिटीज़ यानी आय की असमानता, ये भी हमारे पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न है, यानी इनकम इनइक्वलिटीज़। इसमें क्या हुआ कि जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तो जो हमारे लैंड हैं यानी भूमि है और अन्य जितने भी रिसोर्सेस हैं, वो सभी रिसोर्सेस लैंड एंड अन्य रिसोर्सों को असमान तरीके से वितरित किया गया, यानी किसी के पास लैंड यानी जो भूभाग है वह अधिक मात्रा में है, रिसोर्स का संसाधन अधिक मात्रा में, और किसी के पास यह रिसोर्स या यह भूमि का भूभाग बहुत कम था, जिसके कारण एक प्रकार से कहें तो इस आय की असमानता स्थापित हुई, और जिसमें एक प्रकार से कहें तो सरकार ने इस असमानता को समाप्त करने के लिए कई पॉलिसीज़ लागू की, कई नीतियां लागू की, लेकिन वह जो है इतनी प्रभावी नहीं हो सकी। तो आय की असमानता भी इसका एक बड़ा कारण है कि वह निर्धनता है, क्योंकि जिसके पास कृषि योग्य भूभाग एंड रिसोर्सेस का अभाव था वह लोग अपने इनकम को उतना अधिक ग्रोथ नहीं कर पाए। पांचवा अगर कहें तो पांचवा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक कारक, ठीक है ना, यानी इसमें अगर देखें तो हम कह दें कि यहाँ पर अगर देखें तो मेनी अदर सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर, यानी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हैं यह भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। जैसे सामाजिक में कास्ट सिस्टम, जो नीचे कास्ट के लोग हैं उन्हें आगे ग्रोथ करने के लिए अत्यधिक कंपटीशन या मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास होता है। सांस्कृतिक हमारा जो कल्चर चलता है कि ट्रेडिशनल व्यवसाय है, उस वर्ग से जुड़े लोग उसी वर्ग के व्यवसाय को अपनाते हैं, नए व्यवसाय को नहीं अपना पाते हैं। और आर्थिक कारण वो तो बता दिया गया ही, उसी में आता है। सांस्कृतिक में एक चीज़ और समझना है, जैसे हम लोग अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में धार्मिक अनुष्ठान आदि होते हैं, जैसे किसी भी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड को करना अनिवार्य हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में निर्धन पर भारी भार पड़ता है। जैसे विवाह आदि के कार्य में निर्धनों पर अत्यधिक भार हो जाता है, क्योंकि सभी रिलेशंस को भोजन खिलाना, बुलाना, आमंत्रित करना और उस पर व्यय करना। जैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है, किसी की डेथ होने पर उसकी 13वीं का संस्कार करना, उसमें भारी मात्रा में व्यय हो जाना, यज्ञ अनुष्ठानों का जो प्रयोग किया जाता है, उससे भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो निर्धनता की कैटेगरी में चले जाते हैं या कर्जदार हो जाते हैं। और 6 कहें तो गरीब किसान, जो गरीब किसान हैं अब वह अपनी यानी कि जो पुअर प्रेजेंट्स हैं वह अपनी कृषि को बढ़ाने के लिए, अपनी कृषि कार्य को संचालित करने के लिए हाइब्रिड बीज का प्रयोग यानी हाइब्रिड सीड्स लाना, कीटनाशक उर्वरक यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड जो पेस्टिसाइड हैं उनका प्रयोग करने के लिए भारी मात्रा में व्यय की ज़रूरत होती है, या कहें कि जो कृषि के क्षेत्र में इनपुट्स होते हैं,
इनपुट्स मतलब है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो हमें निवेश करना है वो इनपुट्स कहलाता है। तो जितनी भी चीज़ें हमें कृषि में इन्वेस्ट करनी है उसके लिए हमें किसी न किसी प्रकार से धन की या पूंजी की ज़रूरत होती है या पैसे की ज़रूरत होती है। उस पूंजी को इन्वेस्ट करने के लिए जो गरीब किसान हैं उन्हें न किसी प्रकार से उन्हें लोन लेना पड़ता है या उन्हें ऋण लेना पड़ता है, और जो ये लोन लेना पड़ता है या कर्ज लेना पड़ता है यह कभी कभी इनके लिए बचत नहीं कर पाते हैं, या कहें कि फसल खराब आदि होने पर यह भी निर्धनता की श्रेणी में चले जाते हैं। तो ये थे केसेस ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के आपके कारण। आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देखेंगे कि सरकार द्वारा निर्धनता निरोधी कौन कौन से उपाय, यानी निर्धनता को समाप्त करने के कौन कौन से उपाय किए गए। आज यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।